अच्छा कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? जो हम जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले हैं, कौन सी भरने वाले हैं? एस्टिमेट 25-26 फाइनेंशियल ईयर यानी कि 24। बहुत मेजर अपडेट आए हैं। नॉट इन रिटर्न मतलब नॉट इन कंसर्न विद इनकम टैक्स बट इन कंसर्न विद द फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। यानी कि एज अ चैनल, एज अ पर्सन हम जो रिटर्न्स भर रहे हैं, हमें किन किन बातों का बहुत मेजर ध्यान रखना है जब हमें क्लाइंट डेटा भेज रहा है। क्योंकि जो क्लाइंट के पास डेटा है वो उसको नहीं पता कि क्या क्या हमें भेजना है, क्या क्या चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत मेजर हैं, उनको चेक कर लेना रिटर्न भरने से पहले। और हमें क्लाइंट्स को क्या चेक पॉइंट बताने हैं, मतलब ये है कि अगर क्लाइंट इज फेवरेबल विद जो टैक्स बनता है मैं देने को तैयार हूँ, अगर जो उसके हमारे पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन हमें चाहिए वो जब तक नहीं आएगी, वी आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड विद द रिटर्न्स एट एनी पॉइंट ऑफ कॉस्ट, चाहे कोई भी हो। जब तक हमारे पास डेटा कंपाइल पूरा नहीं होगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इनकम टैक्स सेक्शंस, हम डेटा को प्रोसीड नहीं करेंगे ना इनकम टैक्स सेक्शन प्रोसीड करेंगे इस साल। ठीक है ना, चाहे कोई भी हो XYZ। ठीक है ना, स्ट्रेट अवे सेड नो, कोई दिक्कत है, मी और माई लीगल टीम विल टेक केयर ऑफ दिस। ठीक है ना, वो हम बाद में देखेंगे। सर हम हर बार फॉर्म भरवाती हैं सबसे, डिक्लेरेशन फॉर्म्स हैं, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें दिख रही होती हैं इनकम टैक्स में, बट क्लाइंट कहता है मैंने तो करी नहीं है। तो इट इज़ बेटर टू गेट द फॉर्म डन, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा रेगुलर क्लाइंट ही हो जो मैं 10 साल से हमारे चुना हुआ है। ठीक है, क्या है ना, क्लाइंट टैक्स बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है, बट एज अ पार्टनर हम गलत नहीं कर सकते क्योंकि मीडिएटर है, हम बहुत जगह पैनल्स पे टाइप हैं, तो एक इमेज वैल्यू भी होती है कि हम गलत नहीं करेंगे और गलत करना भी नहीं। ठीक है ना, तो मैंने गाइडलाइंस और स्ट्रिक्ट कर दी है सिस्टम में इस साल, ताकि कोई भी डेविएशन न रह जाए। तो एक तो हमारा मेजर क्या है डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है ना, ये हमने मेल नाम आपका रखा है, इसके अंदर ऑलमोस्ट 95% डिटेल कैप्चर्ड है, लोग हमारे बार भरते हैं, नाम पता एड्रेस वेड्रेस सब। अब अमेंडमेंट क्या डाली है मैंने, देखो चेक कर लिख लेना, या आपने बस रेंट, अगर किसी का रेंट है, अगर वो फॉर्म 16 में क्लेम्ड है तो ओके है, यानी कि HRA। अच्छा ये तो पता ही ना, 2 स्कीम है सारी, न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम। ठीक है, ये सारी चीजें मैं ओल्ड स्कीम की बता रहा हूँ, न्यू स्कीम में तो कुछ है ही नहीं भाई, न्यू स्कीम में तो कुछ है ही नहीं ना, सारी ओल्ड स्कीम में लिमिट क्या है, ओल्ड स्कीम की लिमिट है 5 लाख और न्यू स्कीम की है बेटा कौन सा स्कीम कर रहा है 7 लाख प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन जो भी है। ठीक है, प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों भी है। ठीक है, ये है, तो जो भी एग्जम्पशन मिलेगी वो काम खत्म, यानी कि जिसकी सैलरी 5,75,000 या 5.5 लाख से होगी उसको टैक्स नहीं लगेगा। कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन होती हैं जो हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता उस वक्त, हम रिटर्न्स भर रहे होते हैं, क्लाइंट कॉल आती है, सारे अटेंड्स कर रहे होते हैं, नंबर एक ही है और एक ही नंबर रहेगा, लेकिन अब हैंडल कैसे और करना हो, थोड़ा सिस्टम को ईज कैसे करना है। अगर रेंट यानी कि HRA फॉर्म 16 में गिवन है, यानी कि कंपनी से क्लेम कर रखा उसने, तो हमें नो डॉक्यूमेंट्स, कोई डॉक्यूमेंट क्लाइंट से लेने ही नहीं है, क्योंकि किसने डॉक्यूमेंट ले लिए होंगे, सारे कंप्लायंस कंपनी ने सारा कर लिया होगा, कोई डॉक्यूमेंट मांगने नहीं है। जब कंपनी ने काम पूरा कर लिया तो हम क्यों हेडेक लें, मतलब कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स है, लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, वी आर नॉट लायबल, इट इज ए कंपनी हेडेक है। ठीक है, अगर क्लाइंट कहता है मैंने HRA क्लेम नॉट इन फॉर्म 16, फॉर्म 16 में अगर HRA नहीं है, ये साल बहुत सारे केस आएंगे, बहुत सारे केस आएंगे इस साल। रीजन बता देता हूँ, क्योंकि कंपनियों ने कंसीडर नहीं करा है, किसी के डॉक्यूमेंट शॉर्ट है, किसी का रेंट एग्रीमेंट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है, कोई प्रूफ नहीं दे रहा है, हाँ जी बाद में क्लेम कर लेंगे। ध्यान रखना, अगर फॉर्म 16 नहीं है, 1 2 3 सॉरी फॉर्म 16 में क्लेम्ड नहीं है रेंट और हमें रेंट क्लेम करना है, तो क्लाइंट से 3 स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट मंगाने हैं। क्या क्या, पहला इसमें भी समझना बताऊंगा, इसमें भी बड़ी टिपिकल कहानी है, इसमें बड़ी टिपिकल कहानी है। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट मंगाना है, रेंट एग्रीमेंट कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, टेक्निकल डिटेल है, 11 महीने से का रेंट एग्रीमेंट नोटरी वाला वैलिड नहीं होता। कौन से वाला, कौन सा चलेगा, सिर्फ रजिस्टर्ड मतलब जिसमें स्टैंप ड्यूटी जाती है डिपार्टमेंट को, है ना। अगर देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ इतनी बारीकी से,
क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट ना तो मैं चेक कर सकता हूँ ना कोई, इसलिए अपने एंड पे चेक करो, जहाँ कंफ्यूजन रोक दो केस, मैं चेक कर लूँगा फाइनली, ठीक है ना, या लीगल देख लेगा एट दैट, ठीक है। 99% तो मैं ही देखता हूँ मेरे हिसाब से। ये केस आएंगे हमारे पास, आएंगे बहुत सारे, लेकिन खराब केसेस मेरे हिसाब से 5% होंगे। रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का होना चाहिए, नोटरी से टेस्टेड, इससे ऊपर है नोटरी से तो वैलिड नहीं है, रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड है तो 11 महीने से ऊपर ही होगा, अगर 12 महीने का है 12 प्लस जितने महीने हैं वो रजिस्टर्ड ही होगा कंपलसरी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, हो सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज नोट करो, रेंट एग्रीमेंट कौन से साल का होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ समझना चालाकी कहाँ होती है, हम कहाँ फंस सकते हैं एज ए पार्टनर, एज ए रिटर्न फाइलर हम कहाँ फंस सकते हैं। बैकडेटेड बनता ही नहीं है, बैकडेटेड कुछ स्टेट्स में बनता है जहाँ पे फिजिकल पेपर्स है, दिल्ली वाली जगह पे नहीं बनता, क्योंकि स्टैम्प पेपर ऑनलाइन है, जहाँ स्टैम्प पेपर ऑनलाइन है बैकडेटेड नहीं बनेगा। अब समझना 24-25 कब शुरू होता है, मार्च 1 अप्रैल 2024 से मार्च। अच्छा, सपोज मतलब रेंट एग्रीमेंट अप्रैल से मार्च के बीच में बन जाना चाहिए। अब वो हो सकता है पहले रहता हो सकता है वो, अब भाई ये तो है नहीं कि 1 अप्रैल को ही बनवाएगा, हो सकता है उसने शिफ्ट करा हो, अगस्त में शिफ्ट करा हो सकता है वो दिल्ली आया हो सकता है वो हरियाणा चला गया हो, अक्टूबर में जा सकता है, मई में भी जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन तो नहीं है। अब एग्रीमेंट कब से होना चाहिए, सपोज हम कहते हैं मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ आगरा से, तो मैंने किराए पे जगह ली, सपोज अक्टूबर में ली, अक्टूबर 2000, तो ज्यादा ज्यादा रेंट एग्रीमेंट लैंडलॉर्ड कब बनवाएगा, अक्टूबर 24 में। भाई मैं किराए पे जगह लूंगा तो सेटलमेंट तो बनवाओगे 100-200 रुपए वाला, ये तो नहीं जगह रेंट पे दे दोगे एग्रीमेंट ही नहीं बना, ऐसा होता है? प्रैक्टिकल सिनेरियो होता है? नहीं होता, यही प्रैक्टिकल बात। तो लोग क्या करते हैं, जो रेंट क्लेम नहीं कर रहे एक्चुअल में, जो क्लेम कर रहे हैं अपने फादर को दे रहे हैं, मदर को दे रहे हैं, रिलेटिव्स को दे रहे हैं, होता क्या है एट द फाइलिंग टाइम जो कंसल्टेंट्स है बढ़िया वाले अच्छे वाले या कंपनीज, वो कहते हैं जी पिछले साल का रेंट एग्रीमेंट दो। अब वो कब बनवाते हैं, पिछले साल का अभी बनवाएंगे अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक बनवाएंगे, क्योंकि जुलाई लास्ट डेट है 31 जुलाई 2000। अच्छा, बनवाएंगे कब, करंट में, मतलब क्लोज होने के बाद। तो कहीं प्रैक्टिकल सिनेरियो में ऐसा होता है, मैं किराए पे रहने जाऊं, कह जी मैंने तो रेंट अगले साल बनाया, लेकिन वो टेन्योर कौन सा डालेगा, वही अक्टूबर 24 से लेकर सितंबर, भाई डालेगा तो 11 महीने का ही ना। तो क्या अक्टूबर का एग्रीमेंट जुलाई में बन सकता है विद इफेक्ट फ्रॉम 24? 6 महीने बाद तो कोई बनाता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना। ये फेक एग्रीमेंट है, मतलब ये बनाया गया इसका बेचारे क्लेम करने के लिए। अगर ये एग्रीमेंट बना हुआ ऐसा, मतलब आफ्टर द ड्यू डेट, हाँ ये हो सकता है वो एक्चुअल में अप्रैल में शिफ्ट हो, मार्च में शिफ्ट हुआ, लेकिन उससे पहले का एग्रीमेंट होगा, बिना एग्रीमेंट के, वैलिड एग्रीमेंट की चीजें चेक करने के बाद नहीं है तो स्ट्रेट अवे डिनाई कर देना, इस तरह हम ये क्लेम नहीं करते। इज इट नॉट पॉसिबल इन रियल सिनेरियोज कि आपका रेंट एग्रीमेंट बाद में बनाओ ईयर क्लोज होने के बाद, जब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न कर रहे हो? 90% केसेस में यही मिलेगा। रेंट एग्रीमेंट कंपलसरी, टेक्निकल डिटेल्स बता दी मैंने, 11 महीने नोटरी होना चाहिए, उससे ऊपर है वो तो रजिस्टर्ड होगा, डेट चेक कर लेना, ठीक है। अगर एक और केस, वो कहता है जी मेरा अक्टूबर में एग्रीमेंट बना है, बट मेरा आप रेंट क्लेम करो अप्रैल से। अब हो सकता है अपने घर पे रहता हूँ, हो सकता है वो कहीं और रहता हूँ, हो सकता है एग्रीमेंट ही ना हो, जो एग्रीमेंट में लिखा है उतना ही क्लेम करना है, उससे ऊपर नहीं जाना है। रीजन बता देता हूँ, जितने भी कंपनी कंसल्टेंसी कंपनीज हैं उनके आईपी एड्रेस जाते हैं फाइलिंग में, हमारे जैसा आईपी एड्रेस जाता है, ठीक है ना, कंसल्टेंट के नाम एड्रेस सब जाता है लगकर। जो पर्सन गलत काम कर रहा है वो तो मरेगा। द कंपनी हु इज फाइलिंग द रिटर्न्स आल्सो इज इन अ मेस। वो कहेंगे भाई तुम्हें तो पता है तुमने क्यों गलत काम करा, मतलब यू हैव इंटेंशन, रॉन्ग इंटेंशन टू क्लेम रॉन्ग ऑर्डर। ये काम क्यों हो रहा है, रिफंड लेने के लिए सर, और हम फेक रिफंड्स देते नहीं हैं, बिल्कुल क्लोज्ड है, पहले भी नहीं देते थे, अब भी नहीं देंगे और आगे भी नहीं देंगे, बिल्कुल क्लोज करती है। हाँ, टैक्स बचाने के तरीके हैं, लेजिमिटेड तरीके हैं, बट लोग डिस्कस क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि सैलरी रिटर्न में कुछ होता नहीं है। टाइमली कंसल्टेशन इज अ मेजर पार्ट। कंसल्टेशन कब करते हैं, जब हम रिटर्न भरने आते हैं। अब भाई साल तो क्लोज हो चुका ना, तुम क्या ही कंसल्ट करोगे, हालांकि चीजें लिमिटेड है, बट कंसल्टेशन से आपकी चीजें कम हो जाती हैं, जैसे कि
सपोज एग्जांपल, आपका कोई स्टॉक मार्केट का कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म लॉस, लॉन्ग टर्म लॉस और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। अब सपोज लॉन्ग टर्म आपका प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, अब सीधा सीधा टैक्स लग जाएगा 10%, अब एग्जेम्पशन लिमिट से लग गया। अब हम कहते हैं भाई तुम्हारा कोई लॉस है एज ऑन मार्च, तो अब 20 मार्च को उतना लॉस बुक कर लो प्रॉफिट की तरह। लेजिमिटेड है, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेजिमिटेड तरीका है। आप लॉस प्रॉफिट जितना लॉस बुक कर सकते हो। सपोज आपके पोर्टफोलियो में लॉस खड़ा है 50,000 रुपये, अब टैक्स कितने में देना है? सिर्फ 25,000 रुपये में। ये हुआ ना, लेजिमिटेड तरीका है, कोई दिक्कत ही नहीं। बट वो डिस्कस करते ही नहीं है, उनको लगता है कि या तो हमें सब पता है या हम डिस्कस करना नहीं चाहते, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये लेजिमिटेड तरीके हैं जहाँ पे हम टैक्स कम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आने वाले टाइम में टैक्स कम नहीं कर ही नहीं सकते, डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, ऑटो एआई हो गया है, ऑटो फ्लैग है, सब मैंने कोई मैनुअल इंटरवेंशन दिए, सब सिस्टम फ्लैग करेगा, सबके सब सिस्टम फ्लैग करेंगे। ध्यान रखना इस बात को, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेटर टू सेव टैक्स, पुट योर माइंड इन अर्निंग वेल्थ। भाई जॉब या बिजनेस तो सब कर ही रहे हैं, इट इज बेटर कि आप कोई अपना नया जॉब देखें, जॉब नहीं मतलब कोई और वेन्यू देखें जहां से आप सोर्स ऑफ इनकम कमा सके लेजिमिटेड तरीके से, ठीक है। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, ठीक है ना, ये समझ गए। दूसरा, ये तो जरूरी है। अब दूसरा तरीका, एक आती है रेंट रिसीट्स, ये सबके पास होती है, ठीक है। अब ये रेंट रिसीट्स, इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती क्योंकि खुद ही काटते हैं। अब वो मैं बात बताऊंगा, रेंट रिसीट हो ही नहीं सकती, ठीक है। और हो सॉरी सबके पास होती है क्योंकि खुद ही बनाते हैं। वो क्वार्टर की भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, क्वार्टर की पे करता हूँ, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अंधा आँख बंद करके ले लेना। अब लेकिन ये ना हो कि आँख बंद करके लेना कि भाई सारी एक ही डेट पे काट रखी हो, सारी मार्च में काट रखी हो, देख लेना। रेंट रिसीट, रेंट एग्रीमेंट ये 12 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, कि मैं जी बाई मंथली देता हूँ, मैं क्वार्टरली देता हूँ, मैं 6 महीने देता हूँ, हो सकती है। बट फिजिकली पॉसिबल नहीं है। या हम ये मान सकते हैं कि भाई तुम मंथली रेंट तो देते हो बट क्वार्टर रिसीट आती है, मान लो इट इज एक्सेप्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा ये है कि पेमेंट शेड्यूल, यानी कि पेमेंट मोड क्या है, कैश और बैंक ट्रांसफर। अब यहां पे आकर फंस जाते हैं हम, क्योंकि सैलरीड पर्सन है वो जनरली बैंक स्टेटमेंट शेयर नहीं करता, कहता है जी मैंने कैश में दे दिया, ठीक है ना, कहते हैं जी क्या मैंने कैश में दे दिया, ना तो बैंक स्टेटमेंट शेयर करेगा, ठीक है। अब एज पर द इनकम टैक्स 10,000 से ऊपर कैश अलाउड ही नहीं है, पहली बात तो यही है ना, रूल है ना, पहली बात तो अलाउड ही नहीं है। अच्छा हमने मान लिया, चलो आगे कोई ऐसा केस आता है जहाँ पे कोई रेफरेंस आ गया, सर करो इसका, मजबूरी है, हम क्या कहेंगे जी, सीधा सा बात है, बोलना सर 10,000 रुपये है ना, क्या ये हर महीने 10,000 से ज़्यादा विड्रॉ करता है अकाउंट में? अब वो कहेगा जी मैं सपोज 7 तारीख को देता हूँ, 1 से 10 तक, मैं हर महीने 7 से 10 के बीच में दे देता हूँ रेंट, जनरली रेंट ऐसे ही जाता है, जनरली पहले वीक में चला जाता है, ये जनरल स्टैंडर्ड रूल है कि भाई हम भी जो रेंट लेते हैं 1 से 10 के बीच में ले लेते हैं जनरली। अब उसने कहता है जी महीने की मेरा 12,000 रुपये रेंट है, साल का कितना हो गया, 1,44,000, कुछ मत करना, बैंक स्टेटमेंट का टोटल कैश विड्रॉल चेक कर लेना पूरे साल का मना रहा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च 25 तक। अगर 1,40,000 का विड्रॉल नहीं है 1.44 का तो स्ट्रेट अवे नो। लेकिन ये काम हो नहीं पाएगा, मुझे पता है, जनरली वो देगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, तो हमें इंसिस्ट करना है किस पे, इस पे और ये 3 हमारे पास आ गए, वी आर सेफ एज अ कंसल्टेंट, वी आर सेफ एडवाइजर्स, ठीक है ना। मतलब डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, रेंट रिसीट होना चाहिए। अब तू कैश पे दे, तो बैंक स्टेटमेंट से दे, इट इज वी आर नॉट कंसल्ट, क्योंकि वो ना बताएगा ना बैंक स्टेटमेंट शेयर करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, जो एचआर में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, कोई दिक्कत हटाऊं? और कोई क्वेश्चन इसके अलावा एचआर में? सर वो शेयर क्यों नहीं करेगा बैंक स्टेटमेंट? बताओ भाई साहब। फेक है ना, क्योंकि जिसका ओरिजिनल होगा वो उसका एग्रीमेंट पहले से ही बना होगा, एग्रीमेंट ही शेयर कर देगा, जिसका ओरिजिनल होगा वो रेंट एग्रीमेंट, हम रेंट एग्रीमेंट पढ़ते ही समझ जाएंगे बंदा एक्चुअली में पैसे दे रहा है,
रेयर केस, मतलब सपोज अगर 10 केस हैं ट्रांसफर वाले, अगर 9 केस ओरिजिनल है तो एक केस में ऐसा होगा जो कैश में जाना होगा, नहीं तो एक्चुअली जो रेंट पे रहता है वो कैश में पैसा देता ही नहीं है, क्योंकि रेजिडेंशियल इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स जीएसटी। रेजिडेंशियल बिल्डिंग एग्जम्प्ट है ना रेंट, इसलिए सब ऑनलाइन ट्रांसफर ही लगता है, जीएसटी लगता है ना? नहीं लगता ना, एग्जम्प्टेड है, कमर्शियल पे लगता है, हाँ, कमर्शियल बिल्डिंग तो में ये तो GST रेजिडेंशियल है ना, समझ रहे हो? मैं अगर रेंट पे रह रहा हूँ तो मैं ऑनलाइन ट्रांसफर ही करूंगा, गॉट इट? एक कहानी और, पिछले साल अभी पैसे रहते सबको टीडीएस के, अगर रेंट 50,000 से ऊपर है, हालांकि हम इसमें कोई कंप्लायंस कर ही नहीं पाएंगे, ना कोई करता है, ये सैलरीड वालों को पता ही नहीं, ये करते ही नहीं, और हम बोल बोल के थक चुके हैं कि सर आपका महीने का रेंट अगर 50,000 से ऊपर है तो टीडीएस कटेगा लैंडलॉर्ड का, ठीक है ना? टीडीएस लास्ट ईयर मैसेज आ गए थे कि आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा, अपनी रिटर्न रिवाइज करो, कौन से? फाइनेंशियल ईयर 22-23 की। बहुतों ने टीडीएस जमा भी कराया, अब वो कहते हैं टीडीएस जमा कर दो। अब 2 साल के टीडीएस जमा करने का मतलब पता है? जितना टीडीएस जमा होगा उतनी पेनल्टी इंटरेस्ट जमा होगा, मतलब अगर साल का टीडीएस है 1 लाख रुपए तो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट और पेनल्टी साथ जमा होगा, हो गया नुकसान। इट इज द नुकसान फॉर नॉन कंसल्टिंग, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, एंड वी कैन नॉट गाइड, ये कंप्लायंस उनकी सेल्फ है, अगर काटा भी नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ये एचआर की कंप्लायंस है, ये इंडिविजुअल कंप्लायंस है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? बस 2 बाय अच्छा, ये आगे समझ कोई चीज और, ठीक है? अब आ जाओ, ये सब बोर्ड की को बता रहा हूं, ध्यान है? अब अगला सेक्शन 24B, हाँ जी बोलो। एनपीएस है एनपीएस मर जाओ तुम सब। Deduction. हाउस प्रॉपर्टी, हाँ सो हाँ बेटा सॉरी तो कही गई, 2 लाख के लिए डायरेक्ट टैक्स मैनेजर्स बैठे हैं। 24B किसका कहता है? 2 लाख का होम लोन, उनका इंटरेस्ट 2 लाख का एग्जाम है। लोन, इंटरेस्ट, ये सारी वर्ड्स की बता रहा हूँ, न्यूज की में कुछ नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पशन में बताऊंगा बाद में। अगर कोई कहता है जी मेरा होम लोन इंटरेस्ट क्लेम कर लो, तो क्या मंगाना है? इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, अरे ये भरना है, इसको और है। कौन से फाइनेंशियल ईयर का? 24-25, यानी कि बैंक से लेटर आएगा, एक होता है फाइनल, एक होता है अगर सपोज प्रोविजन मिल जाता है जनवरी-फरवरी में, जल्दी मिल जाता है, हम प्रोविजन से भी काम कर सकते हैं और उसका फाइनल ना हो जनवरी, जितना प्रोविजनल होता है फाइनल उससे ज्यादा ही होता है ऑलमोस्ट, सपोज। और क्लेम कितना वैलिड है? 2 लाख, 2 लाख से ऊपर वैलिड नहीं है, सेल्स होल्ड प्रॉपर्टी है जो भी है, ठीक है? प्रोविजनल में क्या होगा? सपोज मुझे रखा है जी प्रोविजनल में 1,40,000 रुपए है और हमें पता है फरवरी तक का इशूड है फॉर्म, तो हम 1,50 डाल के क्लोज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, नहीं तो 1,40 भी ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं तो उनसे फाइनल मंगा लो, प्रोविजन ले सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल ईयर चेक कर लेना 24-25 का, कई बार क्या होता है वो ना करंट का दे देता है, एक्सपेक्टेड क्या है पूरे साल का, तो चेक करना, डेट चेक कर लेना जरूर, डेट ऑफ इशू तो चेक भी करना कि कब इशू हुआ है, बट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर विच ईयर इट इज टू बी क्लेम, समझ गए? कोई दिक्कत? डॉक्यूमेंट इंसिस्टेशन कंपलसरी, बिना डॉक्यूमेंट के क्लेम नहीं होगा अगर फॉर्म 16 में नहीं है तो। ये वो सारी बातें बता रहा हूं जो फॉर्म 16 में नहीं है, अगर हमें ऊपर से क्लेम करना है यानी हमें सेल्फ कंप्लायंस करनी है फ्रॉम द क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू, इफ इट इज नॉट डिक्लेयर्ड इन फॉर्म 16, ऑल द थिंग्स व्हिच आई एम डिस्कसिंग टू सेफगार्ड आवर इंटरेस्ट, ठीक है? गॉट इट? हो गया, समझ में आ गया? अगला केस आ जाओ भाई, सेक्शन 80, मतलब सेक्शन चैप्टर 6 से, सॉरी चैप्टर डोनेशन का चैप्टर 6 से, यानी कि डिडक्शंस। अगर फॉर्म 16 में डिडक्शन नहीं है, कौन सी? टीसी 80 जी 1 टीवी मेजर तो यही है, और एचएड 80 डीडीए 81 टीवी और 80 सीसीडी,
ठीक है ना। 80C की लिमिट कितनी है, गैस कर देख लो, 1 लाख। ठीक है, दूसरा पेन दे दो, ब्लैक वाला दे दो, बाहर देख लेगा। ये देख चैप्टर 6 से, हाँ जी, डिडक्शंस पता है ना, पढ़ा तो इनकम टैक्स में, हाँ या ना, थोड़े बहुत। अब तो थोड़े बहुत आगे तो मैं ही पढ़ाऊंगा, समझ रहा है। ये तो पढ़ा है इनकम टैक्स में, पढ़ाते पढ़ा नहीं है, अच्छा तूने नहीं पढ़ा होगा। ये समझ लो, ये तो पता है ना चैप्टर 6 से, ओल्ड स्कीम में अगर फॉर्म 16 में नहीं है तो 80C 1.5 लाख की लिमिट है। कौन कौन से इसमें आते हैं, सॉरी अपनी ट्यूशन फीस आती है, तो बच्चों की फीस, एजुकेशन फीस, ट्यूशन फीस, ट्रैवलिंग ट्रेड में कुछ नहीं आती। आपकी पॉलिसीज आती हैं, LIC की पॉलिसी, ये पॉलिसी, मेडिक्लेम नहीं आता, नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है ना। हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट, हाउसिंग लोन का सॉरी प्रिंसिपल, लिमिट कितने, 1.5 लाख। डॉक्यूमेंट्स इज मस्ट, डॉक्यूमेंट्स मंगाने हैं चाहे जो मर्जी हो जाए, कि सर वो डाल लो, ये डाल लो, 5 रुपये नहीं डालने हैं, 5 रुपये नहीं डालने हैं, जितना लिखा उतना ही डालने हैं। कि सर फॉर्म 16 में तो 1 लाख है, आप 150 कर दो, सर डॉक्यूमेंट भेज दो। अब होता क्या है कि कई केसेस में, कई केसेस में क्या करते हैं, वो डॉक्यूमेंट भेज देगा, होता क्या है कि वो टोटल 1 लाख ही होता है, और मैं ऐड करके 50,000 लिख देते हैं। मतलब सर पूरे डॉक्यूमेंट पूरे 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 1,50,000, समझ रहे हो। क्या होता है कि बोलता सर ये डॉक्यूमेंट है, 50,000 ऐड कर दो, तुम्हारे पास एक ही डॉक्यूमेंट आया, अब तुम्हें क्या पता 1 लाख के अंदर वो है या नहीं है, हमें थोड़ी पता है, तो सारे डॉक्यूमेंट मंगाने हैं। आगे 80D किसका है, मेडिक्लेम, लिमिट कितनी है मैक्स, 75,000, ऐसे चलती है 25, 50 और सबके अलग कंडीशन डिफाइंड है, सेल्फ, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, विद फैमिली, कंडीशन डिफाइंड है, लिखी हुई है, देख लेना, बिना डॉक्यूमेंट के क्लेम मत करना कपल से। आगे भाई साहब ये आजकल बड़ा फेवरेट सेक्शन है सबका, 80GG, 80GG क्या कहता है, 80G डोनेशन है, चेक करो पहले, चेक करो 80G डोनेशन, 80GG डोनेशन है, मैंने लिख दिया तुमने मान लिया। ये वो अच्छा वाला जो उसमें हाँ। मैं उसमें 80G इज डोनेशन, 80GG वो है 80GG क्या है, रेंट। देखो डोनेशन दो टाइप की है, 50% और 100%। 100% सिर्फ दो ही है, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट्स की ये स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड फंड्स है। जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट चला गया वो 100% लिमिटेड है, स्टेट गवर्नमेंट लिमिटेड है बहुत सारी। हाँ एक जो एक्सेप्शन है वो है पॉलिटिकल पार्टीज को 100% डोनेशन। अब जो सेंटर में फंड चला गया वो तो वापस आ ही नहीं सकता, तो लोग क्या कर रहे हैं आजकल, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दे रहे हैं 5-10 लाख रुपए, सपोज सैलरी कितनी 50 लाख रुपए, तो 10% इज अलाउड, 5 लाख डोनेशन दे दिया, कैश में वापस आ गया। इसमें ना तो हम चेक कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, बट हमें क्या इंसिस्ट करना है पैन कार्ड्स कि सर जो आपने डोनेशन दी है पर्ची दे दो उसकी, हम इतना इंसिस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना पर्ची को थॉरली चेक कर लेना, पैसा कब गया है, कैसे गया है, किस मोड से गया है। अगर वो पैसा तो डिस अलाउड है, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 269 ST, ठीक है। अगर डोनेशन का पैसा कैश में गया है तो डिस अलाउड है, अलाउड ही नहीं है। परफेक्ट है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ गया। दो चीजें और, अगर वो डोनेशन की पर्ची दे रहा है तो ये देख लेना कि उसकी खुद की हो, सिस्टम वेरीफाई नहीं करेगा। के अकाउंट से करें। अरे खुद के अकाउंट तो है कि नहीं, मतलब कहीं बीवी की पर्ची ना दे दे, अच्छा सपोज गलती से भेज दी, पता चले कि भाई अभय गुप्ता की है, मैंने किसी और की भेज दिया है, उसने इंटेंशनली किसी और की भेज दी, नाम चेक कर लेना। इन सब में भी नाम चेक होने कंपलसरी, कि उसके मदर फादर का ही है, उसकी फैमिली का ही है, या वो पता नहीं रिलेटिव की क्लेम कराना शुरू कर। यू हैव टू कंफर्म द रिलेशनशिप, फॉर्म में सब अमेंड कर दूंगा इस साल में,
जो मैंने बताया। अगला आता है एक एचआरए। एचआरए कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 10 में ना। ये आता है जब हम किसको देते हैं? टू द एचआर। अब बहुत सारे लोग चालाक हो गए हैं, इनको सेक्शन उन्होंने पढ़ लिए हैं। होता क्या है, अगर एक सेक्शन 10 क्लेम नहीं होता तो सेक्शन आता है हाँ यहाँ पे कर लेते हैं। 80 जीजी है, तो बहुत अच्छा सेक्शन जीजी करके बात करता है, ठीक है ना। पहले क्या था, लास्ट ईयर तक ये डायरेक्टली क्लेम हो जाता था। लिमिट कितनी है मैक्सिमम? अगर कोई एचआरए क्लेम नहीं कर पा रहा है और रेंट पे रहता है तो ये 8.5 क्लेम कर सकता है। लोग मजे से सेक्शन डाल के जब क्लेम कर लेते थे तो 8.5 डाल के 30% स्लैब पे 20,000 रुपये फंड डाल के सीधा कुछ नहीं करना। बट लास्ट ईयर फॉर्म लग गया 12 यही है ना, 12 भी है ना, या 10 भी है, देखिए अगर भूल गया फॉर्म का नाम, रिवाइज हुआ है। फॉर्म फॉर सेक्शन 80 जीजी 12 भी है, सेक्शन फॉर्म 80 जीजी 12 भी है ना, फॉर्म फॉर सेक्शन 80 जीजी फॉर्म लग गया है। 10 है, बी है, 12 भी है। यार लिखना है फॉर्म फॉर क्लेमिंग सेक्शन 80 जीजी 10 भी है। 10 है ना, 10 बी है ना, हाँ जी 10 बी है ना, 10 भी है। हाँ। अब 10 बी है, 10 बी है GGC है। नहीं, 10 बी है मैम, 80 जीजी है। 80 जीजी के अंदर अगर आपको क्लेम करना है तो डायरेक्ट क्लेम नहीं होगा। जैसे आप डालोगे वो फॉर्म खोल देगा, वहाँ क्या पूछेगा, सारी डिटेल क्या लेकर, आपका आधार, आपका नंबर, आपका आधार, लैंडलॉर्ड की सारी डिटेल, कि आप लैंडलॉर्ड को कितना रेंट देते हो, लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड, क्या A to Z चिट्ठा। जब वो भर दोगे, सबमिशन दे दोगे, तब एक फॉर्म जनरेट होगा, उसका नंबर जनरेट होगा, एक्नॉलेजमेंट। वो जब एक्नॉलेजमेंट वैलिडेट होगा तब ये फॉर्म, तब 80 जीजी क्लेम होगा। यानी आप डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकते। अब समझ गए? गॉट इट? कोई कंफ्यूजन? अगर वो कहता है जी भर दो, तो लैंडलॉर्ड की सारी डिटेल्स मंगा लेना। लैंडलॉर्ड को वेरीफाई करेगा। हमें नहीं करना ना, हमें तो डॉक्यूमेंट्स मतलब है। नहीं जैसे अब उसने कहा जी मेरा लैंडलॉर्ड है, मैं उसको इतना रेंट देता हूँ, हाँ। हमें कोई दिक्कत नहीं भाई। आप लैंडलॉर्ड का आधार कार्ड, पैन कार्ड भेज दो, आपका रेंटेड एड्रेस भेज दो, जो हमें बेसिक डिटेल्स मंगाते हैं वो सब भेज दो। हमने भरना ही तो है, हमने भर के ओके कर दिया, उसका फॉर्म जनरेट होगा, ओटीपी उसको ही आना है। लैंडलॉर्ड से कोई डिटेल का मतलब नहीं है हमें। इट इज देयर ड्यूटी एंड द लैंडलॉर्ड ड्यूटी। हमारा काम है अपने ड्यूटी पूरी करना। हमने डिक्लेरेशन ले ली, हमने डिक्लेरेशन ले ली, इस तरह में 10 BA भरवाया, क्योंकि ऑथराइज कौन कर रहा है, ये डायरेक्ट नहीं भरा जाएगा, ऑथराइज के ओटीपी जाएंगे, यानी हर चीज के ओटीपी जाएंगे। यानी कि सपोज मैं गलत भर देता हूँ, कहते जी आपने भर दिया, कि मुझे तो पता नहीं था, आपने भर के दे दिया। नहीं, हमने कहाँ भरा, तूने ओटीपी दिया ना, ईमेल पे ओटीपी नहीं आएगा, सारे आधार बेस्ड है, सब आधार बेस्ड है। कोई कंफ्यूजन लग रही है, केस रोक देना, विल डिस्कस, विल टेक मोर डिक्लेरेशंस कि भाई सर ये डाउटफुल केस है, हमें नहीं पता। समझ गए मैडम? आ गया 80 जीजी क्लेम होगा। अच्छा, दो सेक्शन आते हैं, एक आता है 80 और डिसेबिलिटी के लिए, डिसेबिलिटी के लिए और हाँ, एक आता है 80U और डिसेबिलिटी होगा। दो सेक्शन कौन से, 80U और हाँ जी मैडम, सेक्शन फॉर डिसेबिलिटीज 80U और 80 DDB, यही है ना, देखो 80 DDB है, सिर्फ डीडी है। नहीं हाँ सॉरी, 80 DD है, DDB है। सिर्फ डीडी हाँ, DD क्या लिए बोल रहा है, वही ना कि कोई डिपेंडेंट हो। फैमिली मेंबर काइंड ऑफ एक्सपर और डिसेबिलिटी वेयर हाँ। 80U 80U इज नॉट एप्लीकेबल ना, 80U है किसके लिए? 80U जो सेवेयर डिसेबिलिटी है। हाँ, देखो दोनों सेक्शन ना सिमिलर है। वो खुद के लिए है, वो फैमिली वाले के लिए है। हाँ, अगर 80U है तो वो खुद के लिए है। ठीक है। अगर कोई ऐसा पर्सन है, हालांकि हमारे पास है नहीं कोई, तो उसका गवर्नमेंट सर्टिफिकेट बना के देती है कि भाई ये इतना परसेंट डिसेबल्ड, उसमें लिखा होता है कि 75% डिसेबल्ड है, ठीक है। अगर 80 DDB आप किसी फैमिली मेंबर के लिए क्लेम कर रहे हो, ध्यान रखना इसमें भी लास्ट ईयर फॉर्म लग गया है, फॉर्म का नाम बताओ, 10-12B है शायद, 80 सेक्शन फॉर्म फॉर क्लेमिंग 80 10B है। नहीं 10BA नहीं होगा,
सेक्शन फॉर क्लेमिंग 80 DD, फॉर्म फॉर क्लेमिंग 80 DDBB, 80 DD 10 आई है 10 आई है, नहीं फॉर्म तो सेम हो ही नहीं सकता। अगर आप 80 DD क्लेम कर रहे हो यानी कि यू आर क्लेमिंग डिसेबिलिटी ऑफ योर फैमिली मेंबर, 4-5 लोग करते हैं हमारे यहाँ, कौन सी है 75,000 और 1,25,000, यानी कि आपकी इनकम में से सीधा माइनस हो जाता है ये, इसलिए कोई फॉर्म नहीं चाहिए। DDBB है, DDB है ना, B भी है, DD भी है, DDBB भी है। बी कौन सा है? बी में ये है कि क्या बोलते हैं, अगर किसी फैमिली मेंबर को क्रिटिकल इलनेस है, हाँ वो 80 DD वो सब इसी में आता है, इसी में आता है, DDBB में फॉर्म भरा जाएगा। एक तो डिसेबिलिटी का है, वो क्रिटिकल इलनेस में भी आता है, जो भी है चाहे डिसेबिलिटी है वो क्रिटिकल इलनेस है, एक फॉर्म भरा जाता है, गवर्नमेंट देती है कि आप स्पेसिफाइड डिजीज है, हर एक का नहीं है, मतलब किसी को शुगर है तो नहीं शुगर में डाल दो, स्पेसिफाइड नहीं है वो, शुगर पूरी दुनिया को है, ठीक है, किसी को हार्ट का इशू है इट इज नॉट कवर्ड। डिमेंशिया, हाँ डिमेंशिया स्पेसिफाइड डिजीज है, लाइक कोई मेंटल रिटार्डेड है, डिमेंशिया है, अबे थोड़े बड़े वर्ड्स थोड़े वो हैं, मतलब हमें समझना पड़ता है। तो जिस जो क्लाइंट है उसको पता होता है कि डिमेंशिया का मतलब क्या है, क्योंकि उससे जा चुका होता है, सब तो हमें डिमेंशिया नहीं पता बट इज डिमेंशिया, तो कॉल द क्लाइंट सर ये डिमेंशिया ही होता है क्या, पर ऐसे ही नहीं कर सकते ना सर, आपको सर सॉरी सर ये पूछना है जरा वो टेक्निकल वर्ड्स है, तो इट इज डिमेंशिया या मेंटल रिटार्डनेस क्या कहते हैं उसको, हमें पूछना जरूरी है। तो 2 लिमिट्स क्लेम होती है 75,000 और 1,25,000, इसमें कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता, सिर्फ एक प्रूफ चाहिए होता है सर्टिफिकेट इशूड बाय द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ही कार्ड चलेगा, कहीं अगर वो प्राइवेट का भेज दे कि जी मैं प्राइवेट डॉक्टर को दिखाता हूं मेरे पास कार्ड नहीं आप क्लेम कर लो, तो ठा मार देना कि सर गवर्नमेंट का, पहले क्या होता था, पहले प्रूफ नहीं चाहिए होता था, सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता था, तो हम भी ले लेते थे सर प्राइवेट का आपका गवर्नमेंट का बना हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट फॉलो नहीं करता, बट अब इसमें फॉर्म लग गया 10 IA, 10 IA में ना वो पूरी दुनिया मांग लेगा आपकी, डॉक्टर की डिटेल्स लगती है, कौन से इंस्टीट्यूट से है, क्या नंबर है, कार्ड बनता है, जो आपका कार्ड इशू होता है ना कि डिसेबिलिटी का, फिजिकल डिसेबिलिटी का, वो पूरी असेसमेंट के बाद होता है, वो सिर्फ गवर्नमेंट ही बनाती है, उसमें लिखा होता है कि 75% से ज्यादा है कि 50% से ज्यादा है, हॉस्पिटल का नाम, डॉक्टर का नाम, ट्रेनिंग डॉक्टर का नाम, क्या दिक्कत है, सब कुछ होता है, वो लिए बिना ये फॉर्म फाइल मत करना। फॉर्म कौन ऑथराइज करेगा दोबारा से, क्लाइंट, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर डल के जाएगा, ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन है रोक देना, एवरीथिंग इज ट्रैक्ड बाय द गवर्नमेंट, नहीं करना। यहाँ तक समझ में आ गई, इकानी जोन में जनरली ये सेक्शन क्लेम होता है, ठीक है ना, और कोई एडिशनल सेक्शन क्लेम होगा इसके अलावा तो हम डिस्कस करेंगे वो जब भी फाइल करेगा, आगे समझ लो, कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा जो जनरल रिटर्न चलती है। अब इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट आता है, अब बेसिक क्वेश्चन 2-3 जो जनरल डिस्कस कर चुके हैं फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। बैंक इंटरेस्ट 2 टाइप के इंटरेस्ट है, और FD, RD और अदर इंटरेस्ट, और डिविडेंड ऑब्लिक PPF इंटरेस्ट, हाँ वो डिपॉजिट का इंटरेस्ट, रेगुलर डिपॉजिट सेविंग, अरे बोलते थे आगे ना बैंक इंटरेस्ट आ गया, ठीक है ना, FD का इंटरेस्ट, ध्यान रखना ये एग्जम्प्टेड है, बैंक इंटरेस्ट कितना एग्जम्प्टेड है, अंडर सेक्शन TTA, ठीक है ना, बैंक इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट ओनली इज एग्जम्प्टेड अप टू 10,000, ठीक है, और कोई भी इंटरेस्ट है, और PPF का इंटरेस्ट एग्जम्प्टेड है, हालांकि वो रिपोर्टिंग नहीं होता, कोई पूछे जी PPF इंटरेस्ट वो एग्जम्प्टेड है, यही एक प्रोडक्ट है जो एग्जम्प्टेड है कंप्लीट। अगर कोई और इंटरेस्ट है, FD, RD, NCD, डिवेंचर्स, फिलाना, ढिमका, कुछ भी हो, सब टैक्सेबल है, कैसे, मतलब 10% का है तो 10%, 15 है तो 15, 20 है तो 20, 30 है तो 30, ध्यान रखना। ये सब किस में है, ओल्ड स्कीम में। न्यू स्कीम में ये एग्जम्पशन भी नहीं है 10,000 की, न्यू स्कीम में कुछ नहीं है, कुछ मतलब कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, ये 10,000 भी नहीं है, मतलब अगर 200 रुपये भी इंटरेस्ट आ रहा है तो टैक्सेबल है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं सर इंटरेस्ट मेरा टैक्स कैसे बन गया, मेरा तो फॉर्म 16 पूरा कट गया, आते हैं ना, बोले सर आपका इंटरेस्ट टैक्सेबल है, इंटरेस्ट कौन सा, आप न्यू स्कीम में हो तो एवरीथिंग इज टैक्सेबल, इवन 200 रुपये इंटरेस्ट भी टैक्सेबल, 10,000 की लिमिट नहीं है, ध्यान रखना।
कई बार तुम बोल देते हो तो मैं फंस जाता हूँ, ठीक है ना, तुम पक्के पक्के सर ये तो कह रहा है नहीं है, कई बार क्या होता है इतना सारा काम करते हुए कंफ्यूजन हो जाती है, क्लरिकल एरर हो जाता है, ठीक है, तो घबराना नहीं है। एवरीथिंग इज टैक्सेबल इन न्यू रिजीम एंड इन ओल्ड रिजीम 10,000 से ऊपर सब टैक्सेबल है, एक लाइन 10,000 से ऊपर सब टैक्सेबल है, चाहे कुछ भी हो, चाहे डिवेंचर हो, चाहे एनसीडीज हो, चाहे आपके एफडी हो, आरडी हो। पोस्ट ऑफिस की भी रिपोर्ट होने लग गया, 2 साल पहले से होनी शुरू हुई है, पहले जो लोग बचा रहे थे ना मैं पोस्ट ऑफिस में डाल दूँ, सब रिपोर्टेड है, टैक्सेबल है, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ और डाउट? इवन डिविडेंड भी टैक्सेबल है एट द रेट ऑफ स्लैब, 2 साल पहले नहीं होता था, रूलमेंट हो गया, कन्फर्म। कुछ और दिक्कत? आगे चलो, अब आगे हमारी 2-3 चीजें समझ लेना। स्पेशल इनकम, ये बहुत जरूरी है, बहुत पंगा होगा इसके अंदर, और पिछली बार बहुत लोगों ने जानकारी हमारी। स्पेशल इनकम में कौन सी होगी? पहले तो जो गेम्स खेल के इनकम आती है वो बताऊंगा, अलग से बताऊं। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में कौन सा है? लॉन्ग टर्म शॉर्ट एसटीसीजी और एलटीसीजी। आप समझ लेना चेंजेस आ गए हैं, लास्ट टाइम मिड में चेंज हुआ क्योंकि गवर्नमेंट बाद में आई है, और चेंजेस अभी हो गए बीच में। बैंड अच्छा लगा ना मुझे, मैं लगाऊंगा एक दिन, बाल बड़े, मेरे को बड़ा शौक था पहले लगाने का, मैं लगा के घूमता था। एसटीसीजी क्या है? शॉर्ट टर्म। एलटीसीजी क्या है? लॉन्ग लॉन्ग टर्म। टर्म। ये बता रहा हूं मैं किसका? पहले इक्विटी का, यानी कि शेयर्स का, और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का। ट्रीटमेंट इज द सेम, ट्रीटमेंट इज द नेट प्रॉफिट पे, यानी कि माइनस प्लस करके कितना? 20%। स्लैब रेट नहीं है, 20% फिक्स है, यानी कि आपने बाय करा 1 करोड़ का, सेल करा 1 करोड़ 10 लाख का, तो 10 लाख पे कितना लग जाएगा? 20%। काम खत्म, दिमाग लगाना ही नहीं है। इक्विटीज का बता रहा हूँ, इक्विटीज म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी स्टॉक मार्केट। लॉन्ग टर्म क्या कहता है? अच्छा, इक्विटी क्या, ये क्या होता है? लेस देन 1 ईयर, सेम इफ लेस देन 1 ईयर, ठीक है। अगर मोर देन 1 ईयर है तो कितनी एग्जम्पशन है? 1.25 लाख की, 1.25 लाख की है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी स्टॉक मार्केट, यानी कि जिसने शेयर 1 साल से ज्यादा रख लिया। अब 1 साल काउंट कैसे होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये नहीं कि हम 1 अप्रैल से देख रहे हैं, समझ रहे हो? 1 अप्रैल से नहीं देखना, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज होता है, यानी कि इसने 2024 में परचेज करे, सपोज किसी ने परचेज करे जनवरी 24 में, और बेचे कब? सपोज मार्च 25 में, तो 1 साल से ऊपर हो गए ना, तो ऐसे काउंट होगा। अब तुम कहो कि भाई खरीदो तो जनवरी में थे, लेकिन हम तो मार्च से अप्रैल से लेंगे, तो 1 साल तो हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं। फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज एवरीथिंग। 1.25 लाख के बाद एग्जम्पशन है, उसके बाद कितना % टैक्स है? 10%। अच्छा, हाँ, ये कम हो गया, 12.5 हो गया, ठीक है। सीधा सीधा गेम है भाई साहब, आप याद हो गया आपको? फिर तेरी क्लास तक रिटर्न करते रहोगे याद में, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन? ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन हो तो रोक देना। सिस्टम डिपेंडेंट मत रहना, फिजिकल कैलकुलेशन भी कर लेना, क्योंकि कई बार सिस्टम गलत बताता है, यूटिलिटी गलत होती है, इनपुट डेटा पूरा नहीं होता। तो जितना हालांकि हमने एडवांस सिस्टम कर दिए हैं सारे, बट उसको मैनुअली चेक जरूर करना, क्योंकि इनकम टैक्स में तो ऑटो रेक्टिफाई कर देगा वो फॉर्म 16 से उठाकर, यहाँ ऑटो रेक्टिफाई नहीं करेगा वो। रेक्टिफाई कब होगी? जब 143(1) का ऑर्डर आएगा, ध्यान रखना। तो उतना ही मैनुअल, उतना ही ऑनलाइन काम करना जितना आपको अपने पे भरोसा हो, और जितना मुझे सिस्टम पे भरोसा है, ठीक है ना। समझ रहे हो? हाँ जी देवी जी, क्या सोच रहे हो? 3 लाख वाली तो कुछ है ना? 3 लाख वाली क्या है? बात बोलो जरा। 3 साल कोई कंफ्यूजन? प्रॉपर्टी के अब? 3 साल। हाँ बताओ। अब आ गया म्यूचुअल फंड्स एक्सेप्ट इक्विटी, एक्सेप्ट इक्विटी। इनके बहुत सारे केसेस हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, अदर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं। इनके सबके टैक्सेशन अलग अलग है, लंबा चैप्टर है, मैं बता नहीं सकता। लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, अलग है सारे, ठीक है। ये हम जब भरेंगे, ये ज़्यादातर ये हमारे पास सिर्फ 5% की ही रेशियो है, तो हम बाद में जब हम भरेंगे तभी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बट ये सब टैक्सेबल है, इसमें एग्जम्पशंस कोई नहीं है, ठीक है। दे आर ऑल टैक्सेबल। स्लैब रेट से कोई टैक्सेबल नहीं है, कुछ स्लैब रेट से है, कुछ डायरेक्ट टैक्सेबल है। तो व्हेन वी फाइल वी गेट इट डिस्कस। जनरल सिनेरियो बता रहा हूँ मैं। अब आता है दूसरा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द परचेज ऑफ
सर ये जो Property. 1.25 लिखा था वो हाँ। क्या था वो मतलब Exemption है। वो मतलब- माइनस करके फिर 12.5 हाँ। लगाना है। ये कंफ्यूजन चलो क्लियर हो गई। 1.25 लाख रुपए इज टू बी डिडक्टेड एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब 1 करोड़ का खरीदा, एक 10 का बेचा तो 10 बेटा लाख प्रॉफिट पर है। हाँ प्रॉफिट 10 लाख का होगा 10 लाख का तो 1.25 लाख माइनस होगा। 1.25 पहले माइनस कर दो हाँ। फिर बचे हुए 12 पॉइंट 1.25 लाख तो माइनस होगा उसके बाद बाय डिफॉल्ट होगा। 1,30,000 का तो 5,000 का प्रॉफिट है, 10 लाख का प्रॉफिट है तो 8,75,000 का प्रॉफिट। 1.25 लाख तो माइनस होना है, ठीक है ना मैडम? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? LTCG इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है ना? प्रॉपर्टी में केस क्या है? 2 साल और 2 साल से ज्यादा, ठीक है ना? इसका रेट वही है, सेम है, इसका भी रेट सेम है, बट कुछ कैच चीज हो गया है, इंडेक्सेशन नॉन इंडेक्सेशन हो गया है जनरली, ठीक है? LTCG एग्जाम्प्ट होता है इस केस में इन केस ऑफ री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। टेन्यूर है उसके बीच अगर अब यार वो बहुत बड़ी चीज है, मैं बता रहा हूँ। अगर किसी ने प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर दिया है, यानी कि सपोज किसी ने प्रॉपर्टी बेची 1 करोड़ की एज ऑन करंट डेट, उसने खरीदी 50 लाख की, उसका इंडेक्सेशन निकालेंगे, उसका प्रॉफिट आता है 20 लाख सपोज, यानी कि प्रॉपर्टी हमने बेची 1 करोड़ की पिछले साल, खरीदी थी 50 लाख की, 2 साल से ऊपर हो गए, सपोज 2 साल से ऊपर हो गए, इसकी इंडेक्सेशन कॉस्ट है 70 लाख, तो प्रॉफिट कितना का हुआ? 30 लाख का। अब उसने अगर 30 लाख इन्वेस्ट कर दिए होंगे, मिनिमम 30 लाख तो इन्वेस्ट करना ही है, कैपिटल से हमें कोई लेना देना नहीं है, कैपिटल तो उसकी इंडेक्सेशन से 30 लाख इन्वेस्ट कर दिए होंगे तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बट उसकी रिटर्न में डिटेल लगेगी। क्या लगेगी? बायर का, जिसने भी खरीदा होगा, पूरी पैन आधार सब कुछ लगेगा, पूरा चिट्ठा लगेगा, पैन आधार डिटेल्स, कहाँ कितने खरीदी, पूरे रिश्ते की कोशिश करो, कॉपी मंगा लो जिससे क्लेरिफाई हो जाए कितने की उसने खरीदी है, तो उतनी कॉस्ट डालनी होगी, कोशिश नहीं करो, मंगानी पड़ती है, ठीक है ना? जो उसने बेची है ओरिजिनल प्रॉपर्टी उसकी कॉपी, और जो उसने रजिस्ट्री कराई है, हालांकि वो तो सामने क्लाइंट के पास होगी, बट डिटेल मंगा लो तो बेटर रहेगा, और कॉपी मिल जाए तो सबसे बेटर रहेगा, ठीक है? ताकि एग्जैक्ट पता चल जाए, बाय सेल डेट के सब डालनी पड़ती है इन अ डिटेल्ड मैनर। ध्यान रखना, इसका 1 रुपये ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर 30 लाख 1 रुपये है ना, तो 30 लाख 1 रुपये ही डलेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट डिपार्टमेंट से मैच करता है। कहाँ के? डिपार्टमेंट के पास रजिस्ट्री की डिटेल होती है, अगर 1 रुपये भी मिसमैच हुआ तो डिपार्टमेंट को भेज देगा कि भाई कुछ मिसमैच आ रहा है, आ जा। तो ध्यान रखना, बहुत केयरफुल होगा, ये दोबारा डिटेल अमेंड नहीं होगी। परफेक्ट है? कोई दिक्कत? इसमें डायरेक्ट है, 20% है, कहानी खत्म, इसमें डिटेल चाहिए नहीं होती, बाय सेल करा, काम खत्म हो गया, इसमें पूरी डिटेल लगती है। और अगर उसने नहीं बेचा, मतलब उसने बेच दिया, इसने री इन्वेस्ट नहीं करा इन द टाइम पीरियड, तो 12.5% है, ठीक है? विदाउट इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन 2-3 कहानियां हो गई हैं। 7 जुलाई के बाद, 7 जुलाई को नया बजट आया था ना, 7 जुलाई 2024 के बाद और पहले में फर्क है, इंडेक्सेशन डिस्कस करेंगे कि बेचा कब है, लंबा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, ठीक है? ओके, मैंने सारे डिफाइंड प्री कैपेक्स पहले करा दी इस बार, इससे दिक्कत ना है। ये हो गई स्पेशल कहानी किसकी? कैपिटल गेन की, स्टॉक मार्केट की, इसकी। अब कौन सी रह गई? अदर इनकम तो नॉर्मली हो, तो मैंने बता ही दिया था, इनकम तो डिविडेंड हो गया, ये हो गया। अब एक कहानी रहेगी आपकी स्टॉक मार्केट में किसकी? अच्छा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या क्या काउंट होता है आपका? इंट्राडे और लेस देन 1 ईयर, ठीक है ना? 1 ईयर से लेस, मतलब अगर कोई रेगुलर ट्रेडिंग कर रहा है इंट्राडे, कौन सी? कैश में, कैश में, सारा कैश में बता रहा हूँ, यानी कैश मार्केट में कर रहा है, कैश मार्केट में कर रहा है, यानी कि एफएनओ नहीं है ना, पुट एंड कॉल है। अगर वो कैश मार्केट में इंट्राडे कर रहा है, यानी कि आज लिया अभी बेच दिया, मतलब अभी लिया और 7 दिन से पहले बेच दिया कैश मार्केट में, तो ये सब शॉर्ट टर्म में आएगा, ठीक है? अगर वो कर रहा है क्या? हाँ जी, क्या कर रहा है? फ्यूचर एंड, बहुत कंफ्यूजन है, इट इज नॉट कंसीडर्ड एज कैपिटल गेन। ध्यान रखना, लोग ऐसी फाइल कर देते हैं, फिर बाद में नोटिस आते हैं, और हमें फाइल नहीं करनी है, तो जितना भी इंसिस्ट कर ले इसमें डाल दो, डालना ही नहीं है, क्लाइंट छोड़ना पड़े। एफएनओ इज कंसीडर्ड एज बिजनेस इनकम, मतलब अगर इसका लॉस होगा तो क्या कंपलसरी है? ऑडिट कंपलसरी है, ध्यान रखना।
अगर कोई फाइल आ जाए और उसके अंदर लॉस है, इसके कैलकुलेशन का तरीका प्लस माइनस नहीं है कि टोटल टर्नओवर उठाई प्लस माइनस कर दी। कैलकुलेशन तरीका मैंने समझा रखा है। नेट में प्रॉफिट और नेट में सेल आती है, नेट में प्रॉफिट और लॉस आता है, ये बता देंगे अभी, ठीक है ना। मैंने दिस इट इज कंसीडर्ड एज बिजनेस इनकम। अगर लॉस है तो ऑडिट कंपलसरी है, और अगर वो कहता है जी ऑडिट मत करो तो प्रॉफिट दिखाना कंपलसरी है। कितना? मिनिमम 8% ऑफ नेट टर्नओवर। टर्नओवर मैंने बताया कैसे निकालते हैं। बिजनेस वाला नहीं। हाँ, मतलब वो कहता है जी मेरे अकाउंट में लॉ प्रॉफिट लॉस है तो मुझे टैक्स भरना ही नहीं है। टैक्स इज सेकेंडरी कॉन्सेप्ट। अगर आप लॉस डालोगे तो रिटर्न डिफेक्टिव हो गया जाएगी सीधे, स्टैंडर्ड रूल है, ठीक है ना। मैं डील कर रहा था, डायरेक्ट डील करो। अगर आप लॉस दिखाओगे तो ऑडिट कंपलसरी है। ऑडिट का पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा, एक दिन का काम नहीं है, कम से कम 3 महीने का काम है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं जी, लॉस करने का ऑडिट कंपलसरी। वो कहता है जी ऑडिट नहीं कराना तो सर प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा चाहे आपको लॉस ही हो। कितना? मिनिमम 8% ऑफ नेट टर्नओवर। अगर उसकी नेट टर्नओवर 1 करोड़ है, सपोज, अब 1 करोड़ होती नहीं है, बहुत ज्यादा होती है, 4-5 करोड़ पहुंच जाती है। अगर नेट टर्नओवर 1-1.5 करोड़ है तो 8% यानी कि कितना? कुछ लोग 6% भी कहते हैं, हम 6% भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम 6% भी ले लो। यानी कि 6 लाख रुपए की इनकम 1 करोड़ पे ऐड होगी उसके करंट पोर्टफोलियो में। यानी कि वो सैलरी के साथ एफएनओ भी कर रहा है, तो 6 लाख के ऊपर अगर उसका 30% आएगा तो 30% टैक्स जाएगा इसके ऊपर। यानी कि मैं कुछ नहीं करता, 1,80,000 टैक्स जाना है नेट। वो कहते हैं छोड़ दो, वो तुम्हारा काम है क्या करना है। हमें अगर फाइलिंग करनी है तो एफएनओ को इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात, एफएनओ ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं होती सिस्टम के अंदर। किसमें? ये टीएस में, वो ऑफ मार्केट के नाम से ऑफ मार्केट में भी नहीं आती, अभी तक तो नहीं आ रही, अब आने वाले 45 साल से। एफएनओ ट्रांजैक्शन इज नॉट रिपोर्टेड इनटू सिस्टम व्हिच कैन वीक एंड सीएस। इंट्राडे वगैरह सब रिपोर्ट होनी शुरू हो गई हैं, ठीक है ना। अब वो कहता है नहीं मैंने करी नहीं है, आपको बट लग रहा है करी है, उसने देख लिया आपने। सिस्टम में कई बार रिपोर्ट नहीं होती वैसे, वो कहता है जी मैंने एफएनओ करा, हमने टिक मार्क करके भेज दिया, डिटेल मंगाओ। एफएनओ के चार्जेस अलग हैं, एफएनओ की डिटेल्स अलग है, रिटर्न अलग जाती है, बिजनेस रिटर्न जाती है। इट इज नॉट ITR 1, इट इज नॉट ITR 1, इट इज ITR आइदर 4 और 3। तो बिजनेस रिटर्न बन के जाएगी, पूरी बैलेंस शीट वगैरह बन के बेसिक, और अगर विदाउट ऑडिट भी है तो तब भी बेसिक बैलेंस शीट बन के जाएगी, चार्जेस अलग होंगे, सब कुछ अलग होगा, ठीक है। वो कहते हैं जी वो इतने में होता है जी, हम नहीं करते हैं, हम यही फॉलो करते हैं जी, स्पेकुलेटिव इनकम दिखा दो, हम नहीं करते हैं। वी आर नॉट फाइलिंग द रॉन्ग रिटर्न्स, ठीक है ना। मैं हसल करते हैं बट इसलिए स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ कि नहीं करना है। अगर एफएनओ है तो बिजनेस इनकम जाएगी 6% या 8% का प्रॉफिट दिखाना है, और वो उसकी करंट सैलरी में ऐड होगा, करंट स्लैब में सीधा। इट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ स्लैब, कोई स्पेशल रेट नहीं है। अगर 10% का रेट है 10%, नहीं तो 30%, 20% होगी। कंफ्यूजन क्लियर? अब जहां पे सबसे ज्यादा डिफेक्टिव नोटिस आ रहे हैं अंडर सेक्शन 130, कितने में सेक्शन कौन सा डिफॉल्ट आता है? डिफॉल्ट डिफेक्टिव रेट का सेक्शन कौन सा है? 143 है। 143 कहां से? 143 1 तो प्रोसेसिंग का है, 154 154 एक्टिविकेशन का है। देखो भाई सेक्शन याद करो ना, तो याद हो जाना चाहिए। डिफेक्टिव रिटर्न सेक्शन, हाँ जी मैडम कौन सा है? हाँ, रिटर्न किस में आती है? 139(9) में डिफेक्टिव, ठीक है। सबसे ज्यादा दिक्कत किस में आती है? VDA यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। सबसे ज्यादा रिटर्न पिछले साल डिफेक्टिव आई है इसके अंदर, क्योंकि लोगों ने क्या करा है बता देता हूं। VDA जो होगा ये किस में काउंट होगा? क्रिप्टो करेंसी में। 100 सेक्शन क्या है? 115 BB ए है या ओ है? BBH है ना। इसको लोगों ने सोचा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा टैक्स इसी पे है। कितना है? 33%। वो 30 प्लस वो है ना, 30 प्लस स्लैब, 30% हो गया मोटा मोटा। अब क्या करती है बिटकॉइन वगैरह, वो सब रिपोर्टेड है, या जो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज वगैरह है सब रिपोर्टेड है, वो सब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में आएंगे। लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली, कहानी बताता हूँ जो हमने पिछले साल पूरे साल देखी है। लॉटरी का भी आ रहा है, सबका आ रहा है, वो उसमें वीडियो में डाल दिया। जो और कुछ टाइप की लॉटरी है, यानी कि जो KBC से जीत रहा है
वो आते हैं आपके विनिंग है स्पेकुलेशन लॉटरीज के अंदर। ये जो आ रहे हैं जो ऑनलाइन से गेम सारी, ये सारी आ रही है वीडीए के अंदर, सेक्शन अलग है वीडीए। लोग क्या सोच रहे हैं कि इसको हमने बिजनेस दिखा दिया, 8% इनकम दिखा दी, 50% इनकम दिखा दी, और किस में क्लेम कर लिया 44 एडीए या 44 एडीए में। होता क्या है, उसका 50% दिखा देते हैं, ये होता है। भाई सपोज आपने खेला 50 लाख का, 25 लाख पे टैक्स कम लगेगा, टैक्स कम है, तो उसको लगता है कि मैं उस पर करके उसको रिफंड ले लेता हूँ। नहीं होगा, सिस्टम बहुत रोबस्ट हो गया है। जिस सेक्शन में रिटर्न रिपोर्टेड है वो उसी सेक्शन में जाएगी, नहीं तो डिफेक्टिव लग के जाएगी। हम भी क्या करते थे पहले 2-3 साल पहले, सपोज 194 जेए की जेबी की इनकम है, 5-7 हज़ार होती थी, तो हम क्या करते थे अदर्स में डाल के भेज देते थे। लेकिन अब वो 20,000 बंद हो चुकी है, क्योंकि हमने कहा कि फॉर्म चेंज क्यों करना, आईटीआर 1 से आईटीआर 4 हो जाएगी सीधा, या आईटीआर 3 हो जाएगी, तो बड़ी रिटर्न हो जाती है। तो अगर 2,000 की इनकम है, जिस सेक्शन में रिपोर्टेड है उसी सेक्शन में जाएगी, उसी फॉर्म में जाएगी। यानी कि जेबी की इनकम रिपोर्टेड है तो आईटीआर 3 या 4 में ही जाएगी कंपलसरी, और उसी सेक्शन में जाएगी, नहीं तो डिफेक्टिव हो के आ जाएगी। तो वीडीए का सेक्शन अलग है। 99% केसेस में रिफंड नहीं आएगा, क्योंकि इसमें पूरा क्लेम होता है टैक्स, कोई रिफंड ही नहीं होता इसमें। बिटकॉइन हो गया, जितने बिटकॉइन है सब इसमें रिपोर्टेड है, उसमें टीडीएस कट रहा होगा तो टीडीएस भी रिपोर्टेड है। प्रॉफिट पे बिटकॉइन के 33% टैक्स है, ठीक है ना। अगर ये रिपोर्टेड है तो क्लाइंट से डिक्लेरेशन कंपलसरी है, नहीं भरना आगे, ठीक है ना, क्योंकि रिटर्न डिफेक्टिव रख के आएगी और हमारे और उसको रिवाइज करते रहेंगे बार बार। वो रिटर्न डिफेक्टिव है जब तक वो डेटा नहीं देगा। ध्यान आ गया, कोई कंफ्यूजन? विनिंग फ्रॉम लॉटरीज ये वो सब वीडियो के अंदर आएंगे। वीडियो का पूरा कॉलम ही अलग है, 115 BVH का, ठीक है। और कुछ इसके अलावा कोई कंफ्यूजन? जहां पे समझ में आए क्लाइंट से डॉक्यूमेंट मांग लो, ठीक है। तीसरी बात, जल्दबाजी कोई नहीं करनी है, ये तो मैंने समझा दिया मोटा मोटा सारा। और कुछ रह गया भाई? सेक्शन देख लिया, आईटीआर खोल के एक बार, 5 सेक्शन है वही, सैलरी, बिजनेस, अदर, कैपिटल गेन, वीडीए और हाँ ध्यान रखना, बहुत सारे लोग न्यू में हैं। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी सैलरी अगर आईटीआर 1 भर रहे हो तो न्यू एंड ओल्ड में कोई फॉर्म नहीं भरना है, वो स्विचेबल है, चाहे फॉर्म 16 किसी में जनरेट हुआ, ठीक है ना। हमें लगता है उसको ओल्ड में बेनिफिट है, उसने न्यू ले रखी है, ओल्ड में शिफ्ट करना है, कोई फॉर्म नहीं भरना है, बट डिटेल सबकी मंगानी है। हमें लगता है उसने ओल्ड भर रखा है, उसका न्यू में बेनिफिट ज़्यादा है, तो उसको न्यू में शिफ्ट कर देंगे। एक छोटी सी डिक्लेरेशन हमें भरनी पड़ती है, हमें और सिस्टम में चेंज करनी पड़ती है। क्लाइंट से कुछ नहीं करनी, क्लाइंट से कोई डिटेल नहीं लेनी, वो हमें बेनिफिट है। बस एक क्लाइंट को बता देना कि सर हम इसमें भर रहे हैं, उसमें भर रहे हैं, वो इन्फॉर्म कर देना, ठीक है ना। वो कहे जी आपने इसमें क्यों कर दिया, इसमें क्यों कर दिया, तो वो जो इंटीमेशन जाना है वो जाना है, उनसे कंफर्मेशन जरूर लेना कि सर आपका फॉर्म 16 होल्ड में है, आपको न्यू में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, इसमें टैक्स आपको कम लग रहा है, आपको रिफंड आ रहा है, लेजिमिटेड रिफंड, ठीक है, तो हम कर सकते हैं। अगर आईटीआर 1 और 2 तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आईटीआर 3 है कौन सा फॉर्म भरना है? 10IE। हालांकि ये उल्टा हो गया है, बाय डिफॉल्ट इस बार कौन सी रिजीम है असर? न्यू। अगर आईटीआर 3 या 4 है, ये बाय डिफॉल्ट कौन सी है? अगर इसको ओल्ड में जाना है तो 10 भरना पड़ेगा। एक ही बार? हाँ, एक ही बार जा सकता है, एक ही बार जा सकता है। आईटीआर 3 एंड 4 इज अ बिजनेस रिटर्न, उसको 10I भरना पड़ेगा न्यू से ओल्ड में जाने के लिए, ठीक है ना, और एक ही बार जा सकता है, उसको फिर ओल्ड भी रहेगा। उसको 10I भरना पड़ेगा कब? बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, यानी कि 31 जुलाई 2025 से पहले ये 10I भरना पड़ेगा। जी सर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी वापस नहीं आ सकता न्यू में? आ सकता है, बट वो डिक्लेरेशन फिर देने को हटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही चेंज हो सकती है, ठीक है ना। और अगले साल से तो सब इसी में आ जाएंगे, कि 12 लाख की एग्जम्पशन होगी ना, तो पुरानी छोड़ देंगे सब। 10I भरना पड़ेगा न्यू से ओल्ड में जाने के लिए फॉर बिजनेस पीपल रिटर्न आईटीआर 3 और आईटीआर 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वंस इट इज फाइल्ड, अब ऐसा केस आया मेरे पास पिछले साल 3-4 कि सर मैंने ना गलती से फॉर्म भर दिया 10I, वो विड्रॉ नहीं हो सकता, ठीक है ना, फॉर्म विड्रॉ नहीं हो सकता, वो फिर अगले साल ही विड्रॉ हो सकता है, तो उसको कंपलसरी ही भरनी पड़ेगी ओल्ड स्कीम में। अगर आपने 10A सबमिट कर दिया, एक्नॉलेजमेंट आ गई, यू कैन नॉट विड्रॉ। और कब भरना पड़ेगा? 31 जुलाई से पहले पहले फॉर्म जरूरी भरना है, चाहे आप रिटर्न बाद में भर सकते हो, लेकिन फिर पेनल्टी है उसमें,
अगर उसने 10 आई 31 जुलाई तक नहीं भरा तो बाय डिफॉल्ट वो न्यू स्कीम में चला जाएगा 31 जुलाई के बाद। यानी उसने 2 अगस्त को रिटर्न भरी तो उसने 10 आई नहीं भरा, वो सोचता मैं 10 आई भर दूं, नहीं भरा जाएगा, नॉट एक्सेप्टेड। चाहे वो रिटर्न भर दे विद पेनल्टी। रिटर्न की डेट क्या है लास्ट? 31 दिसंबर। ठीक है, समझ गए? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? कुछ पूछना तो पूछ लो, सारा चैप्टर मैंने समझा दिया। सर वो अगर किसी वो एग्जेम्प्टेड इनकम है तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्या कौन सी एग्जेम्प्टेड इनकम? लाइक एग्रीकल्चर इनकम। हाँ एग्रीकल्चर नहीं है, वो तो बता देगा ना एग्रीकल्चर एग्जेम्प्टेड है। हमने क्या कुछ डॉक्यूमेंट देखना नहीं, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं आएगा भाई, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड है। मतलब कोई डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ क्या चेक करना होगा। जहाँ पे इनकम डाली वहाँ में क्या दिक्कत है? जहाँ पे कम कर रही है वहाँ दिक्कत है ना। कोई क्वेश्चन, एनी टेक्निकल, एनी डिटेल्ड क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग जहाँ पे हमें दिक्कत आती है? क्या है? हाउस रेंट अलाउंस। मोटा मोटा सारा बता दिए। बिना कंफर्मेशंस के एक कदम आगे नहीं बढ़ाना है, चाहे कोई भी हो। जब तक अगर कोई दिक्कत आ रही है बोलना, सर से बात करके बताता हूँ या डायरेक्ट मेरे से बात कराओ। कोई आगे नहीं बढ़ना, कोई प्रेशर नहीं लेना, ठीक है ना। ब्रांड बनाया है पिछले 10-12 साल में, खराब नहीं करना है। कोई पैसे का लालच नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा काम करेंगे तो आगे और काम मिलेगा। कि जो वो वाला स्लैब रेट आया था जिसमें 0 से 3 लाख टैक्सेबल, वो नया वाला है ना मैडम? 0 से 3 लाख, मैडम वो अगले साल 26-27 में लगेगा ना, पहले 2.5 लाख की थी ना लास्ट ईयर तो तक। उसमें तो ये अब अगले साल तो हमारे पास ऑप्शन होगा ना वही वाला। हाँ लेकिन सब नई स्कीम में चले जाएंगे ना। हाँ हाँ, नहीं मतलब उस टाइम लगेगा ना 3 हाँ, लाख। हाँ। अच्छा, नई स्कीम में कुछ वैलिड नहीं है, एवरीथिंग इज टैक्सेबल। सिर्फ एक एनपीएस अलाउड है 50,000 का, बस। वो भी उसका प्रूफ मंगा लेना, नहीं तो लोग ठटाटा डाल के भेज रहे हैं, बोले सर एनपीएस का प्रूफ दे दो, कहता नहीं है सर भरेंगे नहीं, काम ही खत्म। अगर फॉर्म 16 में नहीं है तो ठीक है, कंफर्म हो गया। कुछ और दिक्कत? कोई टेक्निकल डिटेल पूछनी हो मेरे से, टेक्निकल कोई भी डिटेल हो नोट कर लो, इसका रिवीजन कर लेने तो भूल जाओगे, ठीक है ना। ये मैंने बता दी सैलरीड या कंसल्टेंट जिसकी 194 जेबी आ रही, डॉक्टर आ रहे हैं, नॉन ऑडिटेड है, सारी नॉन ऑडिटेड रिटर्न है। लास्ट डेट कौन सी है? 31 जुलाई। ठीक है, जो कंसल्टेंट्स हैं उनकी सब बिजनेस रिटर्न जाएंगी, ध्यान रखना। वही ITR 3 ITR 4 जाएंगी जो कंसल्टेंट्स हैं, यानी कि जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, सैलरी के उसमें नहीं है, उनकी सबकी जाएगी ITR 3 ITR 4। स्टॉक मार्केट होगी नहीं होगी वो देखना पड़ेगा सबसे। जितनी हम प्रोफाइल हमने पिछली भरी हैं उसमें मोर देन 50% का स्टॉक मार्केट थी, ठीक है। सबके टैक्सेस ऑलमोस्ट जा रहे थे, हो सकता है इस साल लॉस बुक कर लिया हो तो टैक्सेस कम हो या लॉस नहीं हो, ठीक है। कंफर्म? कोई और दिक्कत? इसको रिवीजन जरूर कर लेना, क्वेश्चन जरूर निकाल लेना, हम मंडे डिस्कस करेंगे इसको फाइनल, ठीक है।